Your authority is no longer recognized. बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर अलम करके उनके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए जमीन की जगह क्यों ना मिली? और आज भी उसकी नस्ल के बचे खुचे लोग भीख क्यों मांगते फिरते हैं? आज हम एक ऐसे बादशाह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र तारीख के औरात में रोशनी और अंधेरों दोनों के साथ आता है। एक ऐसा बादशाह जिसके पास सल्तनत का ताज तो था, मगर सल्तनत उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। दिल्ली के लाल किले में बैठा ये बादशाह सिर्फ नाम का हुक्मरान था, जबकि असल ताकत अब बरसगीर में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा चुकी थी। 17वीं सदी का दिल्ली, शानदार किला, सुर्ख पत्थरों की दीवारें, गुंबदों पर सुनहरी रोशनी, वो शहर जहां कभी मुगलों की शान और शौकत दुनिया को हैरान करती थी, वो सल्तनत जिसने सदियों तक हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला किया। लेकिन जब बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठे, सल्तनत सिर्फ नक्शे पर बाकी थी। उनके पास ना फौज थी, ना खजाना। उनका दिल्ली सिर्फ एक दरबार था और वो खुद सिर्फ एक शायर बादशाह। मुगल सल्तनत अपनी इंतहा से गिरकर बस एक साया रह गई थी। शाहजहां और औरंगजेब के बाद जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो बहादुर शाह जफर पर खत्म होना था। मगर जब तख्त मिला, वो उम्र की उस ढलान पर थे जहां ख्वाब कम और यादें ज्यादा होती हैं। लेकिन नाज़रीन, सल्तनत के अंदरूनी कमजोरियों और जवाल के साथ साथ दिल्ली की फिजा में एक और ताकत भी उभर रही थी। एक ऐसी ताकत जो दिन को रात और रात को दिन समझकर मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अज़म के साथ आगे बढ़ रही थी। ये थे अंग्रेज, जो अब इस सरजमीन पर अपने कदम जमा रहे थे। एक तरफ सिविल लाइन का इलाका था। सुबह के 3:30 बजते ही बगल की आवाज गूंज उठती है। 50 साल का कप्तान रॉबर्ट और 18 साल का लेफ्टिनेंट हेनरी फॉरेन नींद से जाग उठते हैं। नींद की कसक को झटक कर वो ड्रिल के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वो लम्हा था जब नज़्म ज़ब्त और वक्त की कदर अंग्रेजों की जिंदगी का हिस्सा थी। 2 घंटे बाद जब सूरज निकलता है, अंग्रेज सिविलियन अपनी सुबह की वर्जिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं। अंग्रेज औरतें घोड़ों पर सवार होकर ताजा हवा लेने निकलती हैं और ठीक 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सियों पर बैठकर दफ्तर का काम शुरू कर चुके होते हैं। यही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ताकतवर नुमाइंदे सर थॉमस मेटकाफ दोपहर तक अपने ज्यादातर सरकारी मामलात निपटा चुके होते हैं। कोतवाली और शाही दरबार से आए हुए खतूत के जवाबात लिखे जा चुके हैं और दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर मबनी रिपोर्टें आगरा और कलकत्ता रवाना की जा चुकी हैं। दिन का 1 बजता है और सर मेटकाफ अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। यही वो घड़ी है जब लाल किले के शाही महल में सुबह की रौनक शुरू होती है। जिल्ले इलाही के महल में अभी कुछ देर पहले ही मुशायरा खत्म हुआ है। शाही खानदान के लोग और दरबारी अब ख्वाबगाहों का रुख कर रहे हैं। ये हकीकत तारीख की किताबों में महफूज है कि लाल किले में नाश्ता उस वक्त होता था जब दिल्ली के ब्रिटिश हिस्से में लोग दोपहर का खाना खा रहे होते थे। शहजादे उस वक्त बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई जैसी मसरूफियात में डूबे होते थे। ये दोनों मंजर, एक तरफ अंग्रेजों की सुबह नज़्म ज़ब्त और मेहनत से भरी हुई और दूसरी तरफ मुगलिया सल्तनत की सुबह गफलत, वक्त जाया करने और बेअमाली की आईनादार। अंग्रेज उस वक्त हिंदुस्तान में अपने कदम जमा चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी न सिर्फ तिजारत कर रही थी बल्कि धीरे धीरे हुकूमत भी अपने हाथ में ले रही थी। राजे, महाराजे, नवाब
सब एक एक करके कंपनी के शिकंजे में आते जा रहे थे। हर तरफ अंग्रेजों की पकड़ बढ़ रही थी। ये सल्तनत, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे अजीम और मजबूत हुकूमत समझी जाती थी, 19वीं सदी में सिर्फ एक साया, एक कमजोर निशान और एक यादगार रह गई थी। अंग्रेज कलकत्ता से फैसले करते, कंपनी के अफसर दिल्ली में दबदबा कायम करते और बहादुर शाह जफर लाल किले के भीतर शायरी, मुशायरों और अदबी महफिलों में वक्त गुजारते। सच ये था कि वो नर्म दिल इंसान और बेहतरीन शायर थे, मगर मजबूत बादशाह हरगिज नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद एक चिंगारी बाकी थी। बड़े सगीर के लोग अब अंग्रेजों के जुल्म और साजिशों से तंग आ चुके थे। सिपाही, जमींदार, किसान, उलमा और आम लोग, सबके दिलों में बगावत के बीज बोए जा चुके थे। और जब ये चिंगारी शोला बनी तो बहादुर शाह जफर को उस बगावत का इल्मी और आलामी निशान बना दिया गया। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी न था कि ये बगावत सिर्फ सल्तनत के जवाल का ऐलान नहीं करेगी, बल्कि बहादुर शाह जफर की जाती जिंदगी को भी एक ऐसे अलमिये में बदल देगी जिसे आज तक याद किया जाता है। 1857 की जंग आजादी, जो तारीख में पहली बड़ी बगावत के नाम से याद की जाती है, पूरे बड़े सगीर को हिला कर रख देती है। और उस तूफान के मरकज में थे बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर। याद रखिए, जफर उस वक्त 82 बरस के थे, कमजोर, बीमार और दुनिया से टूटे हुए। लेकिन अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों दोनों की नजर में वो एक अलामत थे, एक झंडा, एक आखिरी साया, जिसके पीछे लोग आजादी की जंग लड़ने निकले। 10 मई 1857 को मेरठ से अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़की। गोली चल गई और वो चिंगारी देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में आग बन गई। दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले बागी सिपाहियों के होठों पर एक ही नारा था, जिंदाबाद बहादुर शाह जफर, मारो अंग्रेज को। बागियों ने लाल किला के दरवाजे खटखटाए और उस कमजोर बादशाह से कहा, हम आपको अपना बादशाह मानते हैं, आइए हमारी क़ियादत कीजिए। लेकिन सोचिए, एक बूढ़ा बेइख्तियार बादशाह जिसके पास न लश्कर था न खजाना, वो कैसे क़ियादत करता? जफर की आंखों में उस लम्हे खौफ और बेबसी का मंजर था, मगर वो जानते थे कि अगर वो इनकार करते तो तारीख उन्हें बुज़दिल करार देती, और अगर हां कहते तो अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं था। चुनाचे बहादुर शाह जफर ने एक आखिरी बार अपने नाम को आजादी के ख्वाब के साथ जोड़ दिया। दिल्ली में अंग्रेज भाग गए, अवाम ने लाल किला पर कब्जा कर लिया, फजा गूंज उठी, जफर बादशाह जिंदाबाद। चंद लम्हों के लिए दिल्ली आजाद हुआ। लाल किला के सहन में बूढ़ा बादशाह बैठा था और उसके सामने हजारों सिपाही और अवाम आजादी की कसम खा रहे थे। मगर यह आजादी रेत पर लिखी लकीर थी, क्योंकि ना कोई मुनज्जम फौज थी, ना जंगी मंसूबा, और दूसरी तरफ तोपों और बंदूकों से लैस बेरहम और मुत्तहिद अंग्रेज। सितंबर 1857, दिल्ली पर अंग्रेजों का शदीद हमला। शहर की गलियां खून से भर गईं, बारूद की बू, जलते मकान, रोते बच्चे। दिल्ली कयामत का मंजर बन गया और आखिरकार अंग्रेज फौज ने लाल किला पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर अब एक कैदी थे। वही लाल किला जो उनका घर था, अब उनके लिए कैद खाना बन गया। वो दीवाने खास जहां कभी बादशाह सलामत का दरबार लगता था, जहां कीमती कालीन बिछते थे, जहां शेरो सुखन की महफिलें होती थीं, अब वही जगह अदालत बन गई। और इस अदालत में बहादुर शाह जफर जंजीरों में जकड़े खड़े थे।
अंग्रेजों ने उन पर बगावत का इल्जाम लगाया। कहा कि वो इस जंग के रूहे रवां थे। कहा कि हजारों लोग उनके नाम पर लड़े और मरे। मगर हकीकत ये थी कि बूढ़े बादशाह ने कभी तलवार न उठाई। वो सिर्फ एक अलामत थे, एक साया, एक आखिरी चिराग, जिसकी रोशनी में लोग आजादी का ख्वाब देखते थे। वो अदालत में खामोशी से सुनते रहे, कभी कभी नरम लहजे में जवाब देते। वो जानते थे कि फैसला पहले ही लिखा जा चुका है, अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर फैसला आया। बादशाह को दिल्ली में नहीं रखा जाएगा, उन्हें जला वतन कर दिया जाएगा। जब ये खबर फैली, दिल्ली की फजा पर मातम छा गया। एक जमाने का बादशाह अब परदेश में कैदी बनने जा रहा था। ये था एक सल्तनत के चिराग का आखिरी झटका। अंग्रेज उन्हें अपने घर से, अपनी धरती से दूर रंगून जलावतन करके ले गए। वहां न दोस्तों का साथ था, न अपनों की रूहानी तसल्ली। एक वीरान कमरे में बेबसी और तन्हाई के साए तले उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लिए। और सबसे बड़ी तजलील, उन्हें अपनी धरती हिंदुस्तान में 2 गज कब्र की जगह भी नसीब ना हुई। बहादुर शाह जफर का अंजाम सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि पूरी एक शाही दौर के जवाल की मिसाल है।